इंडिया में रिसेंट डेज़ में पता चला है कि जियो ने अपना डाटा फिर एक बार एक्सपेंसिव कर दिया है। मुझे पता नहीं कितना हुआ है, पर मैंने ऐसे ही स्टूडेंट से किसी से सुना है कि डाटा जो है थोड़ा-सा और महँगा हो गया है। अब वो महँगा हो गया तो ऑब्वियसली जब जियो महँगा करेगा तो फिर 2-3 प्लेयर तो बचे, बाकी तो सारे खत्म कर दिए। मोनोपोली हो गई कुल मिला के। जियो, वोडाफ़ोन, वोडाफ़ोन जो वीआई है, और वो भी कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट टू डाई। तो फिर अल्टीमेटली 2 ही कंपनियाँ बची, जियो और एयरटेल। जैसे जियो बढ़ाएँगे, एयरटेल भी बढ़ा देगा। वैसे ही वोडाफ़ोन वीआई जो है वो भी इंक्रीज़ कर देगा। फिर बचा कुल मिला के जो गिरता-ढहता जो चल रहा है, दैट इज़ बीएसएनएल। तो फिर उसका नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है। तो लगता है कि शायद गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कम से कम यहाँ पर एक कोई ना कोई थ्रेट होना चाहिए, या कोई ना कोई सरकार की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा रेट आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर ईयर में। हालाँकि हम ये मानते हैं कि जितना डाटा आज से कुछ साल पहले महँगा हुआ करता था, उससे बहुत सस्ता डाटा है। स्टिल अगर ऐसे ही ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड मार्केट, ऐसी मार्केट चलती रहेगी और ऐसी रेट इंक्रीज़ होते रहेंगे, तो वो अच्छा सिग्नल नहीं है। डेमोक्रेसीज़ में ऐसा होना चाहिए। बट और नई कंपनियाँ आ जाएँगी, तो अगर इन्हीं कंपनीज़ के साथ उनके साथ फिर से एग्रीमेंट कर लिए, वही एयरटेल ने और या फिर जियो ने, जैसे स्टारलिंक आ रहा है, तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन अगर प्रोवाइड करेंगे, जो कंपैरेटिवली सस्ता होना चाहिए था, अगर यही एग्रीमेंट करेंगे, तो फिर डाटा ये महँगा ही बेचेंगे। तो कोई लॉजिक नहीं है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा-सा निगाह रखनी चाहिए। चलो, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया प्रोड्यूसेस अ वास्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट ईच ईयर बट स्ट्रगल्स टू प्रोवाइड देम अ स्टेबल एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। मेजर रीजन लैक ऑफ जॉब रेडीनेस एंड मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड्स। कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज में कोई रिसर्च प्रोग्राम नहीं है। जो टीचर्स आ रहे हैं वो भी बहुत स्किल्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे भी आके को बहुत स्किल्ड नहीं होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अप्रिसिएशन प्रोग्राम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए। ना कोई ऐसा ट्रेनिंग का फॉर्मूला है, ना कोई सिलेबस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको बेसिक्स नहीं पता। अब बेसिक्स नहीं पता, वो कभी भी नहीं था, इंडिया के कल्चर में नहीं था। जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि बीकॉम करने वाले स्टूडेंट जो हैं, वो अकाउंट्स में बहुत वीक होते हैं, ठीक? तो या ये कहो कि अकाउंट्स उनको आता ही नहीं है ठीक से। अकाउंट जिसको आता है वो 10 पढ़ा हुआ आदमी है, जो आपके यहाँ पर जो क्लर्क का काम कर रहा है, वो 10 पढ़ा हुआ है, जो अकाउंट्स मैनेज करता है। और जो ग्रेजुएट है उसको अकाउंट्स बनाने नहीं आते। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उनके खुद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। अभी ये जो नई जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली पता चला कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, उनको ईमेल तक करना नहीं आता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में वी कांट एक्सपेक्ट कि हम लोग ग्लोबल लीडर बनेंगे जब तक हम अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव नहीं करेंगे। सो अभी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। अब ये जो सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन, इससे पिछले वाला सेक्शन आपको सोशल इश्यूज़ के अंदर हेल्प करेगा और आपके जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसमें भी हेल्प करेगा। दोनों टॉपिक्स, वो वाला भी और ये वाला भी। और वो तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम करेगा और ऐसे में भी काम करेगा। और ये वाला टॉपिक आपका मेंस में, आपके जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसमें और सोशल इश्यूज़ के सेक्शन में, और दोनों में काम करेगा, ऐसे में भी काम कर सकता है। सो की चैलेंजेस क्या हैं? यूथ एम्प्लॉयमेंट, 83% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडियंस आर यूथ। आईएलओ आईएचडी इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहता है ओनली 50% ऑफ जॉब रेडी, 50% आर जॉब रेडी। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डाटा कहता है जस्ट 3.7% ऑफ द वर्कफोर्स हैज फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। जस्ट 3.7%। सब लोगों को तो आईआईटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, आईआईटी का एजुकेशन नहीं मिल सकता। पर जिन लोगों के पास, जिनको एजुकेशन मिला भी है, जो दूसरे कॉलेजेस में, सो कॉल्ड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया भी है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का कंडीशन क्या है कि हमारे पास लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आया होता है, किसी कॉलेज से कोई ना कोई पहुँचा होता है। खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ से आने वाले कॉल आती हैं कि हम लोग एक्स यूनिवर्सिटी, वाई यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, हमारे पास एडमिशन्स के लिए आप बच्चों को भेजो। ठीक, अब यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड प्राइवेटाइज़ेशन के बाद यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन में कंपैरेटिवली और डिक्लाइन आया। जैसा सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ शुरू हुई हैं, उनमें सो कॉल्ड एजुकेशन ही होती है, बच्चों को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, 5 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ का पैकेज, और अल्टीमेटली स्टूडेंट फिर आके वही सब कुछ करने के बाद फिर सोचता है कि क्लेरिकल जॉब की तैयारी कर ले, है ना? तो कहीं पर अगर जॉब्स हैं भी तो कंपैरेटिवली सैलरीज़ ठीक-ठाक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। फिलहाल तो ये कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट remain informal. EPFO data shows increase in formal jobs, especially ages 18 to 25. Most new enrollments are fresh graduates and gig digital skill deficiency. उसके बाद 75% कांट सेंड ईमेल अटैचमेंट, जिसको मैंने डिस्कस किया था। डिजिटल स्किल डेफिशिएंसी है, ये 2 बारी आ गया। इसको बेटा ठीक कर ले, मैं ठीक कर दूँगा, दोबारा इसमें अपडेट कर दूँगा इसको। डिजिटल स्किल डेफिशिएंसी है,
75% कांट सेंड ईमेल अटैचमेंट्स। तो यू कैन इमेजिन कि वो ग्रेजुएट्स हैं और ईमेल अटैचमेंट उनको नहीं सेंड करना आता। 60% कांट डू बेसिक फाइल ऑपरेशंस, 90% लैक स्प्रेडशीट स्किल्स। देन उसके बाद येट फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 डब्ल्यूएफ प्रेडिक्ट्स 170 मिलियन जॉब्स बाय 2030 माइनस 92 मिलियन डिस्प्लेस्ड, नेट गेन 78 मिलियन जॉब्स, ऑल रिक्वायरिंग न्यू डिजिटल एंड सॉफ्ट स्किल्स। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चों को स्कूल से ही सिखा के भेज रहे हैं, तब स्कूल से ठीक ठाक से आएंगे तो फिर कॉलेजेस की एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट को नए पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। उसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको बहुत लंबे टाइम के ऊपर, बहुत वास्ट लेवल के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए खासतौर पे ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ डिस्पाइट जीडीपी राइज, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, जीडीपी तो राइज कर रही है पर जॉबलेस ग्रोथ है। देन ऑटोमेशन एंड एआई डिस्प्लेस ट्रेडिशन, जिन लोगों ने इकोनॉमी की उन लोगों को पता होगा कि जॉबलेस ग्रोथ और जीडीपी जो ग्रोथ है इन दोनों के बीच में गैप होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो हो सकता है कि उसके पीछे दूसरे फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर हो सकता है, बट अगर आपको बस जॉब्स नहीं है इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सब फेक है या उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सोशल इनइक्वालिटी, एससी एसटी ओवर रिप्रेजेंटेड इन इनफॉर्मल लो पेड जॉब्स, एससी एसटी ओवर रिप्रेजेंटेड इन इनफॉर्मल एंड लो पेड जॉब्स। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स क्या हैं? स्किल डेवलपमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज हैं, एनएपीएस है, इनकरेज अप्रेंटिसशिप, जेएसएस यानी टारगेट डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, सीटीएस के अंदर वाया आईटीआई सॉरी, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके थ्रू चल रहे हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक जनरेशन के अंदर मनरेगा की स्कीम है, हमको पता है गांव के अंदर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटी स्कीम, जिसके अकॉर्डिंगली गांव के लोगों को 100 दिन रोजगार मिलता है, 150 रुपये के आसपास दिहाड़ी होती है। एंड उसके बाद पीएमईजीपी माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। एंड ये नेशनल अर्बन क्या नाम है इसका, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हाँ ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद ग्रामीण कौशल्य योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अर्बन एंड रूरल स्किल्स के लिए बनाई है। पीएलआई स्कीम एंड 1.93 लाख करोड़ जनरेट 60 लाख जॉब्स इन 5 इयर्स। बजट 2024-25 के अंदर 2 लाख करोड़ फॉर सपोर्ट 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 इयर्स। अब 4 करोड़ यूथ के लिए 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। देन 1 करोड़ इंटरप्रेन्योरशिप on 5,000 per month skills, 20 lakh youth upgrading 1,000 ITIs। अब एक 1000 के आसपास ITIs हैं, तो बेसिक जॉब्स जो हैं, जो GIG जॉब्स जो हैं, उसके लिए तो इंडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। और बट स्किल्ड जॉब्स में तो बहुत ऊपर की जो जॉब्स हैं उसके लिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद की जॉब्स के लिए इंडिया शायद उतना प्रिपेयर नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल अकेडमी लिंक है, मैंडेटरी पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर प्लेसमेंट्स एंड कैरिकुलम। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर द प्लेसमेंट्स, अब डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है, वो किस टाइम की जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मेरे पास कल एक यूनिवर्सिटी से लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब की अश्योरेंस देते हैं कि बच्चा हमारे पास 3 लाख रुपए की जो कोर्स है हमारे पास ज्वाइन करता है, एमबीए को 3 लाख रुपए की उसकी फीस है, और अगर अब बच्चा उस कोर्स को ज्वाइन करता है हम बच्चे को 15 से 20 हज़ार रुपये वाली जॉब जो है वो दिलवा देंगे। तो बातें करते करते मेरे को रियलाइज हुआ ये वैसी टाइप की जॉब्स हैं जिसमें टारगेट होता है और टारगेट कभी पूरे नहीं होते, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के टारगेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने के टारगेट्स हैं। तो उस तरह की जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटी से फ्रेशर्स को ले आते हैं, फिर उनके टारगेट पूरे नहीं होते तो फिर उसके बाद वो जॉब छोड़ देते हैं, फिर एक बैंक कभी दूसरा बैंक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, प्लस जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें नॉर्मली जो जिसको पता है एक्सपीरियंस आदमी वो जॉब नहीं करना चाहता, उस तरह की जॉब्स आजकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, और अगर इंडस्ट्री में भी है तो इंडस्ट्री में भी वो जो उसका लेवल है सो कॉल्ड वो इंजीनियर है, और सो कॉल्ड इंजीनियर वाली जॉब दी गई है, उतना मतलब स्किल्ड भी नहीं है और वहाँ पर भी जॉब उतनी अच्छी नहीं है। तो करिकुलम रिफॉर्म्स हैं, इंट्रोड्यूस सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज अक्रॉस लेवल्स, मेड इंडिया लैब्स एंड टिंकर लैब स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्किल्स में अलाइन विद इंटरनेशनल लेबर डिमांड, एजिंग वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पर कंट्रीज बूढ़ी हो रही हैं, वहाँ पर नए जो यूथ उनको चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में स्किल उस लेवल पर डिपेंड जो है डेवलप नहीं हो रहे। अब इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में पोटेंशियल कंपैरेटिवली चाइना और जापान से ज़्यादा है।
कैसे? क्योंकि जापान और चाइना रिजिड हैं कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वहाँ पर इंग्लिश का बहुत स्किल नहीं है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश का लेवल ठीक-ठाक है और अगर थोड़ी-सी रिफाइनमेंट और करेंगे, जितना गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, उसमें थोड़ा-सा एफर्ट अगर ट्रेनिंग के ऊपर हो जाएगा, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर और स्किल्ड टीचर आ जाएँगे या फिर टीचर्स के लिए कोई पैरामीटर सेट कर देंगे, तो शायद इंडिया में चीज़ें चेंज हो जाएँ। अगर स्किल्ड टीचर्स आएँगे, तो चीज़ें चेंज हो जाएँगी, तो हम लोग चाइना और जापान से जवन चाइना, जापान, कोरिया इन सभी कंट्री से हम लोग बहुत आगे निकल जाएँगे। यूथ में पोटेंशियल तो है, बट कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुद से सँभालनी पड़ेंगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आ जाने के बाद चीज़ें चेंज तो हुई, बट अगर हम लोग अभी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, अगर इंडिया में अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो हो सकता है कि वो सिर्फ़ पैसे नहीं कमाने के टारगेट से आएँ, तो हो सकता है कि इंडिया में स्किल और डेवलप हों। शायद गवर्नमेंट का टारगेट भी यही है कि बाहर जो एजुकेशन चल रही है, उसको हम इंडिया में देके देखते हैं कि क्या चेंजेज़ आते हैं। देन उसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्रिएट एन आईएएस लाइक कैडर फॉर द एजुकेशन पॉलिसी लीडरशिप, अलाउ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू टीच इन एकेडमिया। So conclusion, without urgent reforms, India demographic dividends risk becoming a demographic burden, and bridging the skill employment gap is critical for economic progress, still equity and long-term national stability.